स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे तक की हेडलाइंस के साथ। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांजिट कॉरिडोर को लेकर समझौता। पाकिस्तान के बगैर हो सकेगा भारत और अफगानिस्तान के बीच परिवहन। प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र के लिए बताया ऐतिहासिक। सर्बानंद सोनोवाल आज लेंगे असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री करेंगे शिरकत। केरल में राज्यपाल ने दिया पी विजयन को सरकार बनाने का न्योता। एनईईटी अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने मंत्रालय से मांगी और जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कल सरकार के रुख से कराया था अवगत। राज्य चाहते हैं एकल प्रवेश परीक्षा से इस साल छूट। दिल्ली में ब्रेड सैंपल से मिले कैंसर रसायनों की होगी जांच। केंद्र सरकार ने दिया आदेश। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने किया था हानिकारक रसायन मिलने का दावा। और उत्तर भारत में गर्मी से राहत। 10 से ज्यादा राज्यों में बारिश। उत्तराखंड में भूस्खलन से 11 मजदूरों की मौत। विमान और रेल यातायात पर असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान दौरा खत्म करके स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले तेहरान में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता क्षेत्र के समूचे आर्थिक परिदृश्य को बदल देगा। साथ ही तीनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की ईरान यात्रा के बाद देर रात दिल्ली लौट आए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ईरान दौरे का दोनों राष्ट्रों के संबंधों पर सकारात्मक असर होगा। इससे पहले तेहरान में चाबहार बंदरगाह के विकास से जुड़े द्विपक्षीय समझौते के अलावा भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने परिवहन और ट्रांजिट कॉरिडोर पर एक त्रिपक्षीय समझौते पर दस्तखत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। Today, we are all witnessing creation of history, not just for the people of our 3 countries, but for the entire region. It is a new foundation of convergence between our 3 nations. The corridor would spur unhindered flow of commerce through the region. ईरान में स्थित चाबहार से भारत के लिए अफगानिस्तान का एक रास्ता मिलेगा, जिसमें पाकिस्तान से होकर जाने की जरूरत नहीं होगी। समझौते को तीनों देशों के बीच रिश्तों का बसंत करार देते हुए हसन रूहानी ने कहा कि ये किसी देश के खिलाफ नहीं है। तो राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की स्थिरता पर भरोसा जताने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। I thank them because they believe that Afghanistan is going to be stable in their wagering on our stability, not on our destruction. تصمیم امروز و توافق امروز بر علیه هیچ کشوری نخواهد بود و اونچه فعالیت 3 کشور هست به نفع کل منطقه و به ویژه به نفع صلح و ثبات منطقه خواهد بود. त्रिपक्षीय समझौते से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेहरान में अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेहरान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने भारत और ईरान के नजदीकी रिश्तों को दर्शाने वाली फारसी की एक दुर्लभ पांडुलिपि भी जारी की। कुर्बान अली, राज्यसभा टीवी, तेहरान। और इससे पहले भारत और ईरान के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौता भी शामिल है। भारत इस प्रोजेक्ट पर $500 मिलियन निवेश करेगा। दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबले और खुफिया सूचना साझा करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच हुई मुलाकात में गर्मजोशी देखने को मिली। दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा के बाद चाबहार बंदरगाह समेत 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जिन दूसरे समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेलवे, सांस्कृतिक, ऊर्जा साझेदारी से जुड़े समझौते शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने इन समझौतों को दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत बताया। The outcomes and agreements signed today open a new chapter in our strategic partnership. Expanded trade ties, deeper connectivity, including railways, partnerships in oil and gas sector, fertilizers, education, and cultural sphere are driving our overall economic engagements. राष्ट्रपति हसन रूहानी ने दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकवाद, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध के खतरे से निपटने के लिए दोनों देश नियमित विचार विमर्श पर सहमत हुए। با توجه به شرایط انرژی در ایران، معادن بسیار غنی در هندوستان و وجود بندرهای راهبردی مثل چابهار 2003 में चाबहार बंदरगाह बनाने को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ सका। भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनियां बंदरगाह में 8.52 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निवेश करेंगी। एक्सिम बैंक 15 करोड़ डॉलर का कर्ज मुहैया कराएगा। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक तौर पर उपयोगी है। कुर्बान अली, राज्यसभा टीवी, तेहरान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज 4 दिनों की यात्रा पर चीन रवाना हो रहे हैं। इसका मकसद एशिया की 2 प्रमुख आर्थिक शक्तियों के बीच संबंधों को व्यापक बनाना है। राष्ट्रपति चीन के शीर्ष नेतृत्व के साथ विवादित मुद्दों समेत कई अहम विषयों पर बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कक्षांग समेत कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान जैश सरगना मसूद अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध के लिए भारत के प्रयास को चीन की तरफ से रोके जाने का मुद्दा उठने की भी संभावना है। साथ ही वो चीन की तरफ से एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध का मामला भी उठा सकते हैं। वार्ता में लंबित सीमा विवाद के भी उठने की संभावना है। राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी की ये पहली चीन यात्रा है। सर्बानंद सोनोवाल आज असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सोनोवाल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। सोनोवाल को रविवार को सर्वसम्मति से असम बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद राज्यपाल ने सोनोवाल की अगुवाई में बीजेपी, एजीपी और बीपीएफ गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दिया। असम में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इन तीनों दलों के गठबंधन को 126 में से 86 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें बीजेपी की 60 सीटें थी, जबकि असम गण परिषद को 14 और बीपीएफ को 12 सीटों पर जीत मिली थी। पूर्वोत्तर के किसी राज्य में पहली बार बीजेपी की अगुवाई में कोई सरकार बनने जा रही है। वहीं केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम ने सोमवार को पिनराई विजयन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले विजयन को वाम गठबंधन यानी एलडीएफ के विधायक दल का नेता चुना गया था। विजयन का नाम पार्टी सचिव के बालाकृष्णन ने प्रदेश कमेटी के निर्णय के तहत सुझाया और इसे सभी विधायकों ने मंजूर कर लिया। बैठक के बाद बालाकृष्णन ने राज्यपाल से मुलाकात की और एलडीएफ को सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने विजयन को एलडीएफ विधायक दल का नेता चुनने का पत्र सौंपा। बालाकृष्णन ने एलडीएफ के अन्य घटक दलों के विधायक दल के नेताओं के समर्थन के पत्र भी सौंपे हैं। विजयन कल शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शाम 4 बजे होगा। एलडीएफ सरकार में 19 मंत्री होंगे। इनमें 12 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। सरकार में सीपीएम कोटे से 12 और सीपीआई से 4 मंत्री होंगे। जनता दल एस, एनसीपी और कांग्रेस एस से 1-1 मंत्री होंगे। सीपीएम के पी श्री रामकृष्णन नए स्पीकर होंगे। 140 सदस्य केरल विधानसभा में एलडीएफ के 91 विधायक हैं। वहीं जयललिता कल छठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। उनके साथ 28 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ लेने के तुरंत बाद जयललिता ने चुनाव पूर्व किए अपने 5 वादों को पूरा करने के लिए 5 फाइलों पर साइन किया। इनमें 500 सरकारी शराब की दुकानें बंद करना और छोटे किसानों का कर्ज माफी शामिल है। चेन्नई में जयललिता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने निकली तो समर्थकों ने नाच गाकर उनका स्वागत किया। मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में राज्यपाल के रसैया ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
जयललिता एन्नुम नान जयललिता के अलावा 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 15 पुराने चेहरे हैं, वहीं 3 महिलाओं समेत 13 नए विधायकों को भी मौका दिया गया है। शपथ लेने के तुरंत बाद जयललिता ने चुनावी वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटे किसानों का कर्ज माफ करने और घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इन रियायतों की वजह से सरकारी खजाने पर 7,000 करोड़ से अधिक का भार पड़ेगा। साथ ही 500 सरकारी शराब की दुकानें बंद करने का निर्देश दिया है। खुदरा शराब की दुकानों के समय में 2 घंटे की कटौती की गई है। मंगलसूत्र के लिए अब 4 की जगह 8 ग्राम सोना मिलेगा। वहीं शादी के लिए 25,000 की जगह 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू समेत कई नेता मौजूद थे। डीएमके कोषाध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी इसमें शिरकत की। विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने 134 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले डीएमके की सीटें भी करीब 4 गुना बढ़कर 89 हो गईं। इन चुनावों में कांग्रेस को 8 और अन्य को 1 सीट मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन आरजेडी जेडीयू के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप पर राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने ट्वीट किया कि महागठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है। साथ ही पार्टी नेताओं को बेवजह बयानबाजी से बचने की नसीहत भी दी। उन्होंने एनडीए पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, सांसद तस्लीमुद्दीन और प्रभुनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की थी। आरजेडी ने सांसद तस्लीमुद्दीन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। स्टिंग ऑपरेशन मामले की जांच को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से आज दिल्ली में सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई के सवालों का सामना करने के लिए सोमवार को ही हरीश रावत दिल्ली पहुंच गए। स्टिंग मामले में पूछताछ को लेकर 22 मई को सीबीआई ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को नोटिस भेजा था। हरीश रावत ने जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग देने की बात कही है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी की केरल पीठ ने राज्य के 6 प्रमुख शहरों में 10 साल से ज्यादा पुराने हल्के और भारी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये शहर हैं राजधानी तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोल्लम, त्रिशूर, कोझिकोड और कन्नूर। ज्यादा प्रदूषण करने वाले ट्रक और बसों जैसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की याचिका की सुनवाई करते हुए पीठ ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही राज्य सरकार को 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले डीजल वाहनों का पंजीकरण नहीं करने के आदेश दिए हैं। सार्वजनिक परिवहन और स्थानीय निकायों के वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्य बोर्डों को नीट के दायरे से बाहर रखने को लेकर अध्यादेश लाने के फैसले पर स्वास्थ्य मंत्रालय से कुछ बिंदुओं पर और जानकारी के साथ स्पष्टीकरण मांगा है। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। जेपी नड्डा ने इस मसले पर राष्ट्रपति के सामने सरकार का पक्ष रखा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बैठक में राष्ट्रपति ने कुछ नई जानकारी मांगी है और मंत्रालय इसे भेजने की प्रक्रिया में है। इससे पहले राष्ट्रपति ने मेडिकल दाखिले के लिए राज्यों को 1 साल तक राहत देने से जुड़े अध्यादेश को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने पाठ्यक्रम और भाषा के मुद्दे पर एनईईटी का विरोध किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी थी और फिलहाल अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति का इंतजार है। परीक्षा का दूसरा चरण 24 जुलाई को होना है। दिल्ली के ज्यादातर ब्रांडेड ब्रेड में ऐसे रसायन पाए गए हैं जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई की स्टडी में यह दावा किया गया है। सीएसई ने 38 ब्रांडेड ब्रेड, बंस और रेडी टू ईट बर्गर, पिज्जा के नमूनों की जांच की और इनमें से 83% में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट जैसे रसायन मिले हैं। पोटेशियम आयोडेट पर कई देशों में प्रतिबंध है। सीएसई ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इन केमिकल के उपयोग पर तुरंत रोक लगाने का सुझाव दिया है। सरकार ने भी संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसकी तुरंत जांच की जाए। एफएसएसएआई इस विषय को देख रही है। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत जल्द सरकार इसकी डिटेल्स को देख करके जो भी इसमें उचित कदम उठाने को होगा वो हम उठाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। और अब बात कर रहे हैं मौसम की। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई भागों में सोमवार से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कोलकाता समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी भर गया। आंधी, बारिश और भूस्खलन में देश भर में करीब 20 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि बारिश से तापमान नीचे आ गया और लोगों को गर्मी से भारी राहत मिली। राजधानी दिल्ली में सोमवार को दिन की शुरुआत सूरज की तपिश के साथ हुई और दोपहर होते होते तापमान 42 डिग्री को पार कर गया। लेकिन दोपहर बाद अचानक तेज आंधी और उसके बाद शुरू हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। दिल्ली के अलावा देश के कई राज्यों में सोमवार को तेज बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की कमी आई और गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह तो यहाँ बहुत गर्मी थी, उमस हो रही थी और तेज धूप निकल रही थी, लेकिन अचानक मौसम ऐसा हुआ कि मज़ा आ गया। एकदम ओले, बरसात और ठंडक हवा में। लेकिन आंधी, बारिश और भूस्खलन ने कई जगह तबाही मचाई। जगह जगह पेड़ गिरने, खंबे उखड़ने और इमारत गिरने से कई लोग मारे गए। नोएडा में सिर पर भारी साइन बोर्ड गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तराखंड के चरकाता में भूस्खलन से 11 नेपाली मजदूर मारे गए। बिहार के पश्चिमी चंपारण में आंधी में 3 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोग मारे गए जबकि कई घायल हो गए। Due to heavy rain, a portion of the building has collapsed, and a woman has died, and some people are also injured in this accident. भारी बारिश और आंधी का असर रेल, सड़क और हवाई यातायात पर भी पड़ा। राजधानी दिल्ली और कोलकाता समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी भरने से लंबे जाम लगे। गतिमान एक्सप्रेस समेत कई रेलगाड़ियां देरी से चली। 20 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि कई उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ा। 396 इंडिगो की फ्लाइट जो है वो कोयम्बटूर से सही टाइम से चली है और हम वेट कर रहे हैं पैसेंजर का। यहाँ पर डिस्प्ले शो कर रहा है कि 11:30 पे वो लैंड कर गई है। 10 बजे अराइवल टाइम था, बट वेयर एल्स वो इंदौर लैंड कर गई। मौसम के पश्चिमी तंत्र में गड़बड़ी के चलते उत्तर भारत में आंधी के साथ तेज बारिशें हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में देश के कई हिस्सों में मौसम खुशगवार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खास नजर सूखा जल संकट पर। दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर भारत में जहां बारिश ने राहत दी है, वहीं राजस्थान गर्मी से तप रहा है। राजस्थान में सूखे और अकाल से लोगों का बुरा हाल है। कई गांव में हैंडपंप और कुएं सूख गए हैं। कुछ जगह पानी है भी तो वो जानवरों के पीने लायक भी नहीं है। लगातार बढ़ रहे तापमान के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ये है अजमेर का हाथीपुरा गांव। तकरीबन 300 आबादी वाले इस गांव में पानी की बेहद कमी है। यहाँ घर के लिए पीने का पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की है, इसलिए इन्हें पथरीले रास्तों पर लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। लेकिन कड़ी धूप में पानी लाना कोई आसान काम नहीं। ऐसे बोल रहे बाबूजी, माँ का पानी नहीं है, बिल्कुल खारा जहर पानी है। बीमार पड़ता आदमी, नहीं पानी है ही नहीं है। 40 साल 5 किलोमीटर से दूर से पानी आ रहा है और वहाँ का सड़क नहीं है, बिल्कुल डंडा का चारों नहीं है, बिल्कुल दुखी बनना को हो रहा हम उधर। गर्मी ने यहाँ पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देर रात तक लू चल रही है।
इस बीच जलस्तर लगातार गिर रहा है। इसके चलते ग्रामीण इलाकों में पानी की बेहद कमी हो गई है। बिल्कुल पानी की समस्या और वो सबसे ज्यादा तो पानी की समस्या है। वो वहाँ पर रोड पे 1.5 किलोमीटर वहाँ लेके आती है पानी। हमारे गांव में पानी बहुत दूर से आते हैं, वो भी थक जाते आते वो 3-4 सांस लेके घर पे आते। अजमेर जिले के करीब 9 लाख ग्रामीण सूखे की मार झेल रहे हैं। पीने के पानी के अलावा पशुओं के लिए चारे का भी संकट है। लोग बेहाल हैं, मगर सरकार की तरफ से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। मैंने भी जब से शपथ ली उसी से दिन से मैं लगा हूँ उसके भाई पानी तो मूलभूत सुविधा है वो भी होना चाहिए। हमने अकाल के तहत चारे के लिए लिखा है कि भाई चारा डिपो खोलो। सरकार अभी चारा डिपो चालू नहीं हुआ। बारिश का अभी दूर दूर तक पता नहीं है। ऐसे में अजमेर के लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। राजस्थान का अजमेर जिला भारी अकाल और जल संकट से जूझ रहा है। कई जगहों पर लगभग सारे जल स्रोत सूख गए हैं और महिलाओं को 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को विवश होना पड़ रहा है। न तो कोई सूखा राहत पहुंचा है और न जानवरों को चारा। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, अजमेर। और अरविंद कुमार सिंह हमारे संवाददाता जोधपुर में इस समय मौजूद हैं, हम उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, आप लगातार राजस्थान के कई इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। अभी हमने अजमेर के हालात देखे, कमोबेश हर जगह एक ही हाल है। पूरा दिन लोगों का पानी लाने में गुजर रहा है। क्या राहत अब सिर्फ मौसम देगा या कोई उम्मीद प्रशासन से नजर आ रही है? राजस्थान ने बहुत देर से जो है वो सूखा राहत घोषित की और अभी जो है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से 10,000 करोड़ से ज्यादा की मांग की। और आपने देखा होगा कि अभी स्टेट गवर्नमेंट को 13,000 से ज्यादा करोड़ रुपए, 1,300 करोड़ से ज्यादा मिले भी हैं। अभी जमीन पर जो सूखा राहत की स्थिति है बहुत ही कमजोर है। ना तो जानवरों के लिए चारे का इंतजाम हो पाया है और ना ही जो है पेयजल की आपूर्ति ज्यादातर गाँव में बहुत ही दयनीय स्थिति में है। कई जगह 10-10 दिन पे पानी आ रहा है। टैंकरों से पानी की सप्लाई की स्थिति भी बहुत खराब है। कुल मिलाकर के ये जो तस्वीर अभी हमने दिखाई, ये स्थिति करीब 750 गाँव की है। बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है प्रीति। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि राहत के लिए राशि जरूर जारी की जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जितनी देरी लग रही है राहत पहुंचने में कि राशि पहुंचते पहुंचते मौसम ही बदल जाएगा और बारिश का मौसम आ जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। आइए अब आगे की खबरों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के महाराजा बाजार इलाके में सुरक्षा बलों ने देर रात 2 जैश आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक आतंकियों की मौजूदगी की सटीक सूचना के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। मारे गए आतंकियों में से एक की शिनाख्त कुख्यात आतंकी सैफुल्लाह के तौर पर हुई है, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। इससे पहले श्रीनगर में कल अलग अलग जगहों पर 2 आतंकी हमले हुए, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की 10,000 से ज्यादा पद खाली हैं, जिसका सीधा असर इनकी गुणवत्ता पर पड़ रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि वो रिक्त पदों को भरने की कोशिश कर रही है। देश भर में फैले 1,000 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। शिक्षकों की 10,000 से ज्यादा जगहें खाली पड़ी हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर स्कूली शिक्षा की अनदेखी कर रही है और केंद्रीय विद्यालय सरकार की अनदेखी का शिकार बन रहे हैं। उन्हें तत्काल भरा जाना चाहिए। जो पद सृजित हैं, जिन पदों पे लोग काम करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो नेचुरली वर्क कल्चर है, लॉस होगा और सामान्य जनता इसका शिकार बनेगी। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 45,057 स्वीकृत पद हैं। 1 अप्रैल 2016 को इनमें से 10,644 पद खाली पड़े थे। इनमें प्रधानाचार्य पद की 252 रिक्तियां और उप प्रधानाचार्य पद की 133 रिक्तियां शामिल हैं। इस मुद्दे पर बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में एक सवाल भी पूछा गया था। प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि वो खाली पदों को जल्द भरने की कोशिश कर रही है। जब तक शिक्षक नहीं होंगे तब तक मैं मानता हूँ कि जो पढ़ाई होनी चाहिए वो शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई बाधित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के हमारी पूरी सरकार इस बात को चिंतित है और हमारी जब से सरकार बनी है तब से लगातार इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं और बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं।
केंद्रीय विद्यालयों में इस वक्त करीब 11.25 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी से न सिर्फ छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि केंद्रीय विद्यालय खोलने की सरकार की मूल भावना भी प्रभावित हो रही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीरिया की सरकार ने आरोप लगाया है कि लताकिया प्रांत में 2 शहरों में हुए सिलसिलेवार बम हमलों के पीछे तुर्की, कतर और सऊदी अरब का हाथ है। सरकार के मुताबिक ये हमले शांति स्थापित करने की कोशिशों को रोकने के इरादे से किए गए हैं। हालांकि इन हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। तारतोस और जबले शहरों में कल हुए सिलसिलेवार धमाकों में करीब 150 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोनों शहरों पर राष्ट्रपति बशर अल असद की सेनाओं का कब्जा है। 2011 में सीरिया में संघर्ष शुरू होने के बाद इन शहरों पर यह सबसे घातक हमला है। ब्राजील में कहर बरपाने के बाद जीका वायरस अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। पिछले कुछ दिनों में यहां जीका के करीब 300 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया भर के देश संक्रामक रोगों से निपट पाने में नाकाम रहे हैं। अमेरिका और पोर्टो रिको में जीका के 300 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जीका से संक्रमित महिलाओं में कम से कम 157 अमेरिकी हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्तों में गर्मी के साथ मच्छरों की संख्या बढ़ेगी और इसके साथ ही जीका फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। So Zika is a real threat for Los Angeles County and our residents in areas where the invasive Aedes is present. So what we're doing right now, we're really doing outreach to our residents. We're doing control backyard to backyard, trying to eliminate breeding sources. We're educating residents what to do to protect themselves. And we're really hoping that all of our residents can help us keep the number of cases that we will experience in the future low. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मानव निर्मित आपदाओं और संक्रामक रोगों से निपट पाने में दुनिया भर के देश नाकाम रहे हैं। सोमवार को WHO ने दावा किया कि जीका जैसे वायरस लगातार फैल रहे हैं और इन्हें रोकने की कोशिशें तकरीबन बेअसर रही हैं। We are seeing now looks more and more like a dramatic resurgence of the threat from emerging and re-emerging infectious diseases. The world is not prepared to cope. हाल के सालों में जीका का पहला मामला अप्रैल 2015 में ब्राजील में दर्ज किया गया था। तब से जीका संक्रमण 60 से ज्यादा देशों तक फैल चुका है। इस बीच करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांजिट कॉरिडोर को लेकर समझौता। पाकिस्तान के बगैर हो सकेगा भारत और अफगानिस्तान के बीच परिवहन। प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र के लिए बताया ऐतिहासिक। सर्बानंद सोनोवाल आज लेंगे असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री करेंगे शिरकत। केरल में राज्यपाल ने दिया पी विजयन को सरकार बनाने का न्योता। NEET अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने मंत्रालय से मांगी और जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कल सरकार के रुख से कराया था अवगत। राज्य चाहते हैं एकल प्रवेश परीक्षा से इस साल छूट। दिल्ली में ब्रेड सैंपल में मिले कैंसर रसायनों की होगी जांच। केंद्र सरकार ने दिया आदेश। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने किया था हानिकारक रसायन मिलने का दावा। उत्तर भारत में गर्मी से राहत। 10 से ज्यादा राज्यों में बारिश। उत्तराखंड में भूस्खलन से 11 मजदूरों की मौत। विमान और रेल यातायात पर असर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।